हेलो फ्रेंड्स, आरजे एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 9th क्लास के एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से परीक्षाओं में आपको काफ़ी हद तक प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, सेकंड चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये सेकंड चैप्टर हमारा है और इसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो दोस्तों, इसको हम शुरू करते हैं। आइए, तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों में भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। सही बात है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, पर्वत, मैदान, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि जैसे पर्वत है, मरुस्थल है, पठार है तथा द्वीप समूह, ये सब यहाँ पे भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। आप यह सोच रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी। अब हम भारत को मुख्य भू आकृतियों की विशेषताओं तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार के शैल पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होते हैं, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में होता है, एवं कुछ शैल खड़ी की तरह मुलायम होते हैं, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों की भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारण के बारे में सोचा है? इसमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के विभिन्नता निर्माण में भिन्नता के कारण होती है। भारत एक विशाल भूखंड है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ, जिसके इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माण के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं जैसे अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। दोस्तों, ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दोस्तों काफ़ी मान्य है। ये माना जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बड़ी हुई है और कुछ बड़ी प्लेटें हैं। पृथ्वी को ऊपरी प्रॉपर्टी 7 बड़ी प्लेटों से एवं कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बनी हुई। अभी नीचे दोस्तों ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया, अभी उसको हम समझाएंगे। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों के दबाव उत्पन्न होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बलन, भ्रंशन, ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये चित्र नंबर 2.1 में दर्शाया गया है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इसको समझ लेते हैं हम थोड़ा सा। ये देखिए, चित्र 2.1 है। इसमें क्या है, इसमें 3 प्रकार से, देखिए इसमें 3 प्रकार से ये देखिए प्लेटें हैं। तो ये देखिए अभिसरित प्लेटें हैं, परिसीमन है, ये अभिसारी परिसीमा है और ये रूपांतर परिसीमा है। देखिए इसमें डायरेक्शन है 2 प्लेटों का, ये दोस्तों इस तरह से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उल्टी दिशा में ये डायरेक्शन कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए ये एक दूसरे के नज़दीक जा रही हैं प्लेटें। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन होता है? ये दोस्तों अभिसारी, ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विश्व के मानचित्र में प्लेटों को दर्शाया गया है। दोस्तों देखिए, ये प्लेटें इस तरह से, ये भू पृष्ठ की मुख्य प्लेटें हैं।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है ये प्लेटें हैं इस तरह से ये प्लेटें देखिए यहाँ पे, ये जो है प्लेटें दोस्तों इस तरह से बनी हुई हैं, ठीक है। ये मुख्य प्लेटें हैं, इस तरह से ये दोस्तों बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये विश्व में 7 प्लेटें मुख्य प्लेटें हैं और 19 लघु प्लेटें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंपीय संभावी क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित होते हैं, लेकिन कुछ प्लेटों के अंदर भी पाए जाते हैं। सबसे प्राचीन भू भाग अर्थात प्रादीपीय भाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। क्या था दोस्तों? गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। ये गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं। संवहनीय धाराओं ने भू प्रॉपर्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित टेथिस, देखिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, टेथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टानें बलित होकर हिमालय पर्वत तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछता है, ठीक है। हिमालय का जो निर्माण हुआ दोस्तों वो टेथिस सागर से हुआ, ठीक है। और ये कैसे हुआ कि जो एशिया, ये जो इंडियन प्लेट्स है, देखिए यहाँ पे दिया गया है यूरेशियन प्लेट से टकराई। कौन टकराता है दोस्तों? ये देखिए पूरी यहाँ पे चर्चा की गई है, ठीक है। तो इसको देखिएगा आप। गोंडवाना भूमि ये प्राचीन विशाल महाद्वीपीय, अब देखिए गोंडवाना भूमि की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो ये प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पैंजिया का दक्षिणतम भाग है जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है, ठीक है दोस्तों। जब पैंजिया टूटता है तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक होता है गोंडवाना लैंड, दूसरा जो होता है वो आपका लारेशिया है, ठीक है। ये देखिए उत्तर में अंगारा भूमि है। यहाँ पे टेथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण होता है। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार भूमि की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, ठीक है दोस्तों। अब जिसके ऊंचे शिखर, गहरी घाटियों तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ी निक्षेप से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। मुख्य भौगोलिक वितरण की अगर बात हम करते हैं तो मुख्य भौगोलिक वितरण दोस्तों ये आकृति 2.4 में ये दर्शाया गया है। अभी इसको हम देखते हैं। तो इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों? 6 भागों में विभाजित किया गया है भारत की स्थलाकृतियों को। तो एक तो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा उत्तरी मैदान हो गया। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार हो गया। चौथा भारतीय मरुस्थल हो गया। 5वां तटीय मैदान हो गया और 6वां हमारा द्वीप समूह हो गया। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए हिमालय पर्वत की बात करते हैं तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत
हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत है। तो हिमालय दोस्तों कैसा पर्वत है? बलित पर्वत है, इसको याद रखिएगा, हिमालय बलित पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिमी पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, याद रखिएगा 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अर्धवृत्त का निर्माण करता है, ठीक है दोस्तों, ये तलवार की टाइप का ऐसे है, ठीक है पूरा। इसका चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर हो जाती है। यानी कि दोस्तों पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर इसकी चौड़ाई क्या होती है? कम होने लगती है। देखिए दोस्तों, यहाँ हिमालय पर्वत की बात करी जा रही है, इसको देखिए, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये क्या है? हिमालय पर्वत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से देखिए, यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से देखिए, भारत का जो भूभाग है इसके उत्तर में ये पामीर का पठार यानी पामीर की ग्रंथि कही जाती है। दोस्तों ये माना जाता है ये कि पामीर की गांठ इसको बोली जाती है कि जितने भी पर्वत हैं यहीं से इनकी शाखाएं फूटी हुई हैं। देखिए इधर आपका कुल्लून श्रेणी आ जा रहा है, इधर आपका हिंदुकुश श्रेणी आ जा रहा है, ठीक है। ये भारत में नहीं है, पाकिस्तान में आपका है। अब देखिए भारत की हम जब बात करते हैं तो सबसे उत्तर में आपका काराकोरम श्रेणी है, ठीक है। इसके बाद लद्दाख श्रेणी है, फिर जास्कर श्रेणी है, ठीक है। तो ये दोस्तों कभी कभी क्रम पूछ लेता है, ठीक है, कभी कभी क्रम पूछ लेता है। तो देखिए इस तरह से आपका हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे उत्तर में बृहत हिमालय है, फिर बीच में मध्य हिमालय है और सबसे दक्षिण में जो है ये शिवालिक इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दर्रों की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा पाया जाता है दोस्तों, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर कुछ पर्वतों की बात करते हैं तो राकापोशी पर्वत भी पाई जाती है यहीं पे। बात करते हैं अगर K2 भी आपका यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। ये काराकोरम श्रृंखला में। अब इस प्रकार से दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आपके मानसरोवर झील भी है, कैलाश श्रेणी है, सिपकीला दर्रा है, एवरेस्ट है, कंचनजंगा है। ये देखिए इसी सीढ़ियों में गारी खासी जयंतिया यहाँ पे आपका है, गारो खासी जयंतिया आपका ये देखिए यहाँ पे है। फिर नागा पर्वत आपका यहाँ पे नागा श्रेणी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मुख्य भौगोलिक विवरण की बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले उत्तर में देख लेते हैं। तो उत्तर में जैसा कि हमने अभी चर्चा किया है कि देखिए इधर पामीर की ग्रंथि है, इधर हिंदुकुश जा रहा है पाकिस्तान साइड में और इधर चाइना साइड में कुनलुन श्रेणी जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपका जम्मू कश्मीर में आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों काराकोरम है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, इधर देखिए कैलाश श्रेणी है पूरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पंचनद हैं आपके, जिसमें सिंधु, झेलम, रावी, सतलज है। सतलज है। इसके बाद देखिए दोस्तों नीचे की तरफ बढ़ते हैं हम जब, तो देखिए राजस्थान साइड में आप जाते हैं तो यहाँ पे अरावली श्रेणी आपकी पाई जाती है। अरावली श्रेणी जो कि दोस्तों ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारतीय मरुस्थल है जो कि थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये देखिए भारत का उत्तरी मैदान है, ठीक है।
जहाँ पे गंगा नदी और इनकी कई सहायक नदियाँ इसको एक मैदान का रूप प्रदान करती हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी सहायक नदियों में आपका यमुना है और इनकी भी कुछ अपनी सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए गंगा की जैसे सहायक नदी आपका है सोन है, ठीक है, गंडक है, ये सब जो है निर्माण करती हैं किसका, ये सब दोस्तों उत्तरी मैदान का निर्माण करती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दोस्तों जब आप थोड़े से और मैदान के दक्षिण में बढ़ते हैं तो दोस्तों यहाँ मालवा का पठार मिलता है आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए सोन, ये आप इधर आएंगे तो आपका ये छोटा नागपुर का पठार मिलता है। यह दोस्तों खनिज संसाधनों में काफ़ी धनी है। ठीक है, इसके बाद आप दक्षिण में थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका मिल जाता है विंध्यन श्रेणी। ठीक है, और यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी है। विंध्य और सतपुड़ा के बीच में ही दोस्तों नर्मदा नदी बहती है और ये नर्मदा नदी जो है ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे तापी नदी भी है और ये भी जो है कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए ये पूरा दक्कन का पठार है, ये देखिए ये पूरा दक्कन का पठार है। ठीक है, और दक्कन का पठार है और देखिए ये देखिए यहाँ पे अगर घाटों की बात करते हैं तो अरब के तरफ, अरब सागर के तरफ जो भारत का तटीय भाग है इसको क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट कहा जाता है और पूर्व की तरफ जो है इसको पूर्वी घाट कहा जाता है। यह देखिए दोस्तों लगभग ये आपका जो है तट के समांतर पश्चिमी घाट जो है तट के समांतर ये बहुत कम कटे फटे हुए क्षेत्र हैं। ठीक है, एक कगार के रूप में है ये। वहीं पे आपका पूर्वी घाट की हम बात करते हैं तो यह दोस्तों इसका जो है यह आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ है के तट को बनाता है और तट से यह दोस्तों काफ़ी दूर, थोड़ी सी दूर है पश्चिमी घाट की अपेक्षा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और ये पूर्वी घाट काफ़ी जो है दोस्तों श्रृंखला ये विभक्त है कई जगह पे और कई महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे कृष्णा नदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई, ये इस घाट को काटती हैं। तो इसके बाद दोस्तों और दक्षिण में हम आते हैं तो देखिए ये अन्नामलाई की पहाड़ी है यहाँ पे। ठीक है, अन्नाईमुडी जो सबसे ऊंची है। तो इस प्रकार दोस्तों इसको पूर्वी तट को कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। पूर्वी तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप है दोस्तों। ठीक है, और यहीं पे आपका जब इधर आएंगे थोड़ा सा ये देखिए ये यहाँ पे ये दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ से दोस्तों जब लास्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पे इंदिरा पॉइंट यहीं पे मिलता है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, हिमाद्री भी कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। यह देखिए दोस्तों यहाँ पे हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आपके यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ये देखिए भारत में स्थित है। मकालू की बात करते हैं, ये नेपाल में स्थित है। धौलागिरी की बात करते हैं, यह भी आपका नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत की बात करते हैं, ये भारत में स्थित है दोस्तों। अन्नपूर्णा की बात करते हैं दोस्तों। अन्नपूर्णा की बात हम जब करते हैं
तो अन्नपूर्णा आपका नेपाल में स्थित है। वहीं नंदा देवी की बात करते हैं तो ये भारत में स्थित है। कामेट की बात करते हैं ये भी भारत में स्थित है। नामचा बरवा की बात करते हैं ये भी भारत में स्थित है। और मुरुला मंधाता ये भी नेपाल में स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटलस में मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें, ठीक है। ये आपका अपना काम है, इसको देखिएगा। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, कितनी दोस्तों? इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई। ऊंचाई की बात करते हैं तो 100 से 1100 मीटर के बीच में है, ठीक है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों लंबवत घाटी को कहा जाता है दून। क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे देहरादून है, ठीक, कोटली दून है, इसके बाद पाटली दून है। ये कुछ दून हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। इन उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय का पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज और सिंध के बीच के हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पंजाब हिमालय कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आइए आगे बढ़ते हैं। हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ हिमालय का एवं तीस्ता दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय की कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या उत्तरी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल है से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मांजुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा गया आपके पीसीएस स्तर में पूछा गया है। तो ब्रह्मपुत्र में एक मांजुली नाम का क्या है? नदीय द्वीप है, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो 320 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसको ये है, क्या आप जानते हैं? इसको देख लीजिएगा आप लोग। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं की वितरिकाएं कहा जाती हैं। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो नदियों के बीच का भाग मतलब दोआब होता है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार पंजाब में भी 2 शब्दों में मिलाकर बनता है। पंज का अर्थ है 5 तथा आब का अर्थ होता है पानी। ठीक है, 5 पानी से 5 पानियों से मिलकर ये बना है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान में पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पंजाब का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंध तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंध तथा इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम हो गया, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग को दोआब की संख्या बहुत अधिक है। ठीक, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैले हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिमी विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदान की व्याख्या समानता इसके उच्चावचों में भिन्न किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इस विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृति में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप करते हैं। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है भाबर। क्या कहा जाता है? भाबर। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं तथा नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगल का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदानों के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इस भाग को भांगर कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र की मृदा में चूनदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। क्या है दोस्तों? एक मेज की आकृति वाला स्थल है। क्या है? मेज की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एक गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों तक फैला है। उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सुतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों इन श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर
कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं जैसे गारो, खासी और जयंतियां हैं। ठीक। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समांतर स्थित है। ये सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर केवल है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई कम है और पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है और पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक के पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं जैसे अनाईमुडी। जैसे क्या है दोस्तों? अनाईमुडी। ये 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2633 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? महेंद्रगिरी है जो 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिणी पश्चिम में सेवराय तथा जवेरी की पहाड़ियां स्थित हैं। उडंगमंगलम जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है तथा कोडाईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में आप ज्ञात करिए। यह आपका काम है, हमारा काम नहीं है दोस्तों। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्कन ट्रैप कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल अग्नीय है। वास्तव में इन शैल का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिसने काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में बहती हैं। भारतीय मरुस्थल की बात करते हैं दोस्तों, तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र के प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में भी कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में भी विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान यानी कि अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। ये दोस्तों इस तरह का ये बरकान का निर्माण होता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। तटीय मैदान की बात करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। एक क्या है? संकीर्ण मैदान है। इस मैदान में 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? तट के उत्तरी भाग को कोकड़ कहा जाता है। इसके बाद यह मुंबई तथा गोवा है। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान कहा जाता है एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा तथा समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। ठीक है, जबकि दक्षिणी भाग में इसमें कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा के महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है।
द्वीप समूहों की बात करते हैं दोस्तों, तो आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीपों समूहों को पहचान सकते हैं? ये आपका काम है दोस्तों, ठीक है। समूहों में बहुत बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस 10 समूहों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछता है कभी कभी कि ये बैरन द्वीप है। विभिन्न भू आकृति विभागों का विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों में प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इससे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिसने देश के औद्योगिक में विशेष केंद्र भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म हुआ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।